हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। थोड़ा सा ही चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। ओके, 2-3 पोर्शन है छोटे छोटे, बहुत ही छोटा लेक्चर आएगा, खत्म हो जाएगा फटाफट और चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ से पढ़ने के लिए जो भी मटेरियल दिया गया है आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर आप ये लेक्चर दिखाओगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फाइन, थ्योरेटिकल पोर्शन ही है पूरा। मेन पोर्शन जो भी था वो क्या था? वर्नर थियरी, वीबीटी और सीएफटी, जो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। फाइन, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओएमसी, ऑर्गेनो मेटालिक compounds, compounds in which carbon is combined or bonded with metal directly with covalent bond. Okay, if in any compound if carbon is combined with metal with covalent bond, coordinate covalent bond is also a type of covalent bond, then they call OMC or organometallic compounds. Fine, like metal cyanide, metal carbonate like CaCN twice, Na2CO3, okay, or metal carbide like CaC2 are not the example of OMC. Why? Because they possess ionic bond. Okay, directly metal cyanide or metal carbonate or metal carbide is not a OMC or organometallic compound. Why? Because they possess ionic bond. If there is covalent bond, they call OMC. But if there is ionic bond, they are not OMC. They are normally ionic compounds. Fine. Which are the examples of this? Like CH3 2 times Zn, Franklin reagent. Okay. CH3MgX, alkyl magnesium halide, Grignard reagent. R4P, tetra alkyl lead. Okay, these are the example of what? Organometallic compounds. Classification. First classification is sigma bond type OMC. Possess only sigma bond. Like CH3 twice Zn, as we know. CH3 4 times Pb, tetramethyl lead. CH3 CH2 4 times Pb, tetraethyl lead, which is used as anti-knocking agent. कैसे यूज होता है वो? एंटी नॉकिंग एजेंट. CH3 CH2 MgBr, ethyl magnesium bromide, Grignard reagent. CH3 3 times B, trimethyl boron. ओके, अगर मैंने ऐसे लिख दिया CH3O3 टाइम्स B, तो इसको मैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोल सकता. वाई? B OCH3 OCH3 OCH3. यहाँ पे बोरोन के साथ कार्बन बॉन्ड नहीं बनाता है. बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए? कार्बन और मेटल के बीच में. यहाँ पे कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन. और वो ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? बोरोन के साथ. Carbon is not directly connected with boron. If carbon is directly connected with metal, then it should be OMC. But here, carbon is combined with oxygen. That's why it is not OMC. Clear? Fine.
It's the first type. Second type, pi bond containing OMC, like Zeiss salt हमने पढ़ाया था. कब पढ़ाया था? पाई एसिड लिगेंड हमने पढ़ा था. पाई डोनेटिंग लिगेंड हमने जब लिगेंड के टाइप पढ़े थे तब हमने Zeiss सॉल्ट पढ़ाया था. एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला क्या होगा? KPtCl3 eta2C2H4. या फिर सैंडविच स्ट्रक्चर फेरोसिन. फेरोसिन हमने पढ़ाया था Fe eta5C5H5 2 टाइम्स. या फिर डाइबेंजीन क्रोमियम लाइक क्रोमियम eta6C6H6 ट्वाइस. और ये दोनों क्या थे? सैंडविच स्ट्रक्चर थे. क्या थे? सैंडविच स्ट्रक्चर. ये हमने पढ़ा है जब हमने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड. और वो कैसे बनाते हैं? पाई बॉन्ड. एंड द थर्ड टाइप इज sigma and pi bond OMC. If there is sigma bond is also present and pi bond is also present, like carbonyl called sigma donating and pi accepting ligand. Okay, which is also known as a pi acid ligand, known as what? Pi acid ligand. Clear? वो भी हमने पढ़ा था कब? जब हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड. ओके, नॉन क्लासिकल लिगेंड का एग्जांपल आएगा NiCO4 FeCO5 CrCO6. और इसका हम यूज क्या कहाँ पे करते हैं? मॉन कार्बोनिल प्रोसेस इन व्हाट? मेटलर्जी. मॉन कार्बोनिल प्रोसेस मेटलर्जी में हम उसका यूज करते थे टू गेन मेटल फ्रॉम द डिफरेंट कंपाउंड्स. टू गेन प्योर मेटल फ्रॉम द डिफरेंट कंपाउंड. ये हम यूज करते थे. इट इज क्लियर टू यू? इट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. फाइन. लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक. इट्स अ ट्रांस इफेक्ट. ट्रांस इफेक्ट. एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका ऑर्डर पूछा गया है. एक छोटा सा ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. उसके अलावा आपको जो यहाँ से मटेरियल दिया है उसमें पूरा ऑर्डर लिखा हुआ है. वैसे आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर भी फॉलो करना है. ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर है NO2 is greater than Cl is greater than NO2. कैसे याद रखना है? जिसकी भी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगी, याद रखना बच्चों, जिसकी भी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगी उसका ट्रांस ग्रुप रिमूव होगा या फिर सब्स्टिट्यूट होगा. आउट ऑफ डिफरेंट लिगेंड, whichever ligand possess higher trans effect or higher trans strength, transposition of that ligand get substituted. ट्रांसपोजिशन ऑफ दैट लिगेंड गेट सब्स्टिट्यूटेड. कैसे हम पढ़ेंगे? जैसे कि हमको दिया गया है PT एमोनिया 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 या अमोनिया, सभी जगह पे एरो आएगा जो क्या इंडिकेट करेगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. फाइन. देखो पहले मैंने यहाँ पे क्लोरीन डाला और एमोनिया को सब्स्टिट्यूट किया. यहाँ पे क्लोरीन आ गया. नाउ वी हैव two type of ligand. First ligand is ammonia, second ligand is chlorine. But trans effect of chlorine is higher than ammonia. So trans group or transposition of chlorine gets substituted.
आपके पास दो अलग अलग तरह के लिगेंड है, एक एमोनिया और एक क्लोरीन है। क्लोरीन की ट्रांस इफेक्ट एमोनिया से ज्यादा है। तो अभी अब जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पे क्लोरीन डाला, तो इसकी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, इसकी ट्रांस पोजीशन क्या है, ये एमोनिया है, आपके पास ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी है। तो कौन सी पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगी, सी पोजीशन ही सब्स्टिट्यूट होगी, क्योंकि जिसकी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है उसका ट्रांस ग्रुप रिमूव होगा या फिर सब्स्टिट्यूट होगा। और प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ये मिलेगी पीटी सीएल सीएल एमोनिया एमोनिया, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस प्लेटिंग, क्या बोलेंगे, ट्रांस प्लेटिंग। अगर मैंने कुछ ऐसा शुरू किया होता तो पीटी क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे मैंने एमोनिया डाला, पीटी पहले यहाँ पे एमोनिया आ गया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और मैंने फिर से एमोनिया डाला। You have two different kind of group. First one is ammonia, second one is chlorine. First one is ammonia and second one is chlorine. Trans strength or trans effect of chlorine is greater than what, ammonia. इसकी जो ट्रांस पोजीशन है वो तो पहले से रिमूव हो चुकी है, इस क्लोरीन की ट्रांस पोजीशन तो पहले से रिमूव हो चुकी है, सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, वहां पे कौन आ गया है, एमोनिया। नाउ इस क्लोरीन की ट्रांस पोजीशन ये होगी, इस क्लोरीन की ट्रांस पोजीशन ये होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो क्या रिमूव होगा, जिसकी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है उसका ट्रांस पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगा। इसकी ट्रांस पोजीशन ये, इसकी ट्रांस पोजीशन पता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, या तो ए सब्स्टिट्यूट होगा या फिर बी सब्स्टिट्यूट होगा, कोई भी एक सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे कि मैंने ए सब्स्टिट्यूट किया, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पीटी एमोनिया क्लोरीन क्लोरीन एमोनिया। अगर मैंने यहाँ पे एमोनिया लिखा हुआ था तो भी मुझे क्या मिलता, सिस्प्लेटिन ही मिलता। सिस्प्लेटिन को हम कैसे यूज करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज करते हैं। सिस्प्लेटिन को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ एंटी कैंसर ड्रग। समझ में आ गया सबको, इट इज क्लियर। एक हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, पीटी क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पे मैंने नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज किया, तो मुझे क्या मिलेगा, पीटी क्लोरीन 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 NO2। नाउ ट्रांस इफेक्ट ऑफ NO2 इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ए बी और सी, तो यही रिमूव होगा क्योंकि इसकी ट्रांस पोजीशन ये है। जिसकी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है उसकी ट्रांस पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगी, जिसकी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है उसकी ट्रांस पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगी। आप पहले में देखो, पहले सभी एमोनिया थे, जब पहले नया ग्रुप आया क्लोरीन तो उसकी ट्रांस पोजीशन क्या थी, सी, तो वो रिमूव हुई। दूसरे में पहले से ही ज्यादा ट्रांस स्ट्रेंथ वाला क्लोरीन प्रेजेंट था, तो क्या रिमूव हुआ, या तो ए या तो फिर बी। और लास्ट में NO2 की ट्रांस इफेक्ट ज्यादा थी कंपेयर टू क्लोरीन, तो NO2 का ट्रांस पोजीशन था सी पोजीशन वाला क्लोरीन, तो वो रिमूव हुआ। यानी कि जिसकी भी ट्रांस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका ट्रांस पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगा, इट कॉल ट्रांस इफेक्ट। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार ऑर्डर पूछा गया है, पूरा ऑर्डर मैंने आपको मटेरियल में दिया हुआ है, वो आपको लर्न करना है। फाइन, उसके अलावा कोई ज्यादा इसमें से पूछा गया नहीं। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, जेटी इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट। कौन से इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जॉन टेलर इफेक्ट। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। We all know that octahedral structure is a symmetrical structure. Why? According to chemical bonding, if there is a difference between bond angle, अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर बॉन्ड एंगल कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। लेकिन ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में क्या है, सभी बॉन्ड एंगल सेम है, कितने हैं, 90 डिग्री। और अभी सभी जगह पे जो भी कंबाइन हुए हैं वो लिगेंड वो भी सेम होगी, तो क्या होगी, सबके बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। सबके बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। दैट्स व्हाई
In octahedral structure, bond length of every single bond is equal. But name of scientist John Taylor. John Taylor suggests a different theory about that, and they suggest what we have to study here. Now, first, Z, X and Y. ये मैंने आपको CFT में भी पढ़ाया था. ये क्या है? dz स्क्वायर ऑर्बिटल है. ये क्या है? dx पर डैश y स्क्वायर ऑर्बिटल है. लिगेंड यहाँ पे आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, क्योंकि उसको क्या देना है? इलेक्ट्रॉन पेयर देना है. कौन सा बॉन्ड बनाना है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. इसको हम क्या बोलेंगे? Eg ऑर्बिटल बोलेंगे. dx पर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, वो हमें पता है. हमें ये भी पता है कि अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? या तो sp3d2 होगा, या फिर क्या होगा? d2sp3 होगा. और दोनों में क्या यूज होगा? dx पर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये दोनों में से कोई एक यूज होगा. नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से मुझे सुनना. इफ इलेक्ट्रॉन इन Eg orbital is same, ये Eg orbital किसकी है? लिगेंड के या मेटल की है? तो हमको पता है मेटल की है. उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है? सेम है. इफ इलेक्ट्रॉन इन Eg orbital is same, यानी कि क्या है? या तो दोनों कंप्लीटली फील है, या फिर दोनों कंप्लीटली एम्प्टी है, या फिर दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन. अभी क्या होगा? यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन सभी जगह में, ओके, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, यानी कि सभी जगह पे मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. लिगेंड भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके आया हुआ है, मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन है. दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा. दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा. लेकिन सभी जगह पे, ध्यान से सुनना, सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो सभी जगह पे रिपल्सन कैसा होगा? सेम होगा. रिपल्सन इन एवरी एक्सिस इज सेम. सभी जगह पे रिपल्सन कैसा होगा? सेम होगा. तो सभी बॉन्ड कैसे होंगे? सेम. दैट्स व्हाई ऑल बॉन्ड and bond length is equal, और bond और bond length is equal. ये तो सिंपल है. अभी क्या हो रहा है? ध्यान से सुनना. Eg dx पर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऐसा है. ओके, या फिर ऐसा है. बॉन्ड आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन Eg ऑर्बिटल. ये क्या हो गया? x y z, x squared is y square dz square. Now what happened? Electron in Eg orbital is not same. Electron in dx squared is y square is comparatively more to dz square. डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में जो भी इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए हैं वो डी जेड स्क्वायर से क्या है? ज्यादा है. देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है. यानी कि डी जेड स्क्वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके कंपेयर में डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है. यानी कि यहाँ पे लिगेंड कंबाइन हुआ, यहाँ पे लिगेंड कंबाइन हुआ, यहाँ पे लिगेंड कंबाइन हुआ और यहाँ पे लिगेंड कंबाइन हुआ. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? ज्यादा है.
अगर यहाँ पे मेटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लिगेंड तो सभी जगह पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता ही है, अगर मेटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये 4 बॉन्ड हमको कैसे देखेंगे, लॉन्ग, 2 बॉन्ड हमें कैसे देखेंगे, शॉर्ट। दैट्स व्हाई repulsion in and y axis, x and y axis is more compared to z axis. That's why 2 bond seems like short, bond length कम होगी, and 4 bond seems like उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। कैसे देखेंगे आपको, लॉन्ग देखेंगे, यानी कि हमें सिमेट्रिकल या फिर प्लेन कैसे देखेगा, लॉन्ग लॉन्ग देखेगा, और ऊपर नीचे वाले 2 बॉन्ड कैसे दिखेंगे, शॉर्ट दिखेंगे। वैसे तो क्या होना चाहिए, ईजी ऑर्बिटल में सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने किसे पढ़ा है, जॉन टेलर। अभी एक तो ये सिचुएशन हुई, दूसरी भी कोई सिचुएशन हो सकती है, ईजी है ये है डी स्क्वायर एस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, या फिर ये है सॉरी, या फिर ये है, कुछ भी है, एज एन एग्जाम्पल कुछ भी है, तो क्या होगा, कंपेयर टू डी स्क्वायर एस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जेड स्क्वायर में ज्यादा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, डी जेड स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल इज नॉट सेम कंपेयर टू डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर, electron in the z square orbital is more compared to the x square dash y square। इलेक्ट्रॉन इन दी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्या है, ज्यादा है, यानी कि कहां पे इलेक्ट्रॉन की नंबर ज्यादा है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में ज्यादा है। अगर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लिगेंड तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता ही है, सभी जगह पे लिगेंड के अपने 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे मेटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये जो लिगेंड यहाँ पे कंबाइन हुआ था वो ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, और यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा तो वो दोनों बॉन्ड हमें कैसे दिखेंगे, लॉन्ग, और 4 बॉन्ड हमें कैसे दिखेंगे, शॉर्ट। दैट्स व्हाई रिपल्सन इन z axis is more compared to x and y axis। That's why 2 bond seems long, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। 4 bond seems short, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया, क्लियर। और प्रैक्टिकली किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में कंफ्यूजन आता है, या फिर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, D12 D3 D4 D5 D6 व्हाटएवर, किसमें होता है, वो सारी प्रैक्टिकल वैल्यू, या फिर प्रैक्टिकली किस में जॉन टेलर इफेक्ट हमें शो हुई है, वो सारी वैल्यू आपको आपकी जो भी मटेरियल है उसमें दिया गया है, वो आपको लर्न करना है। समझ में आएगा, ये है जॉन टेलर इफेक्ट। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको इमेजिंग करना है। अगर इमेजिंग करने में कोई दिक्कत आई हो और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आपको मुझे पूछना है, मैं आपको गाइड करूंगा। वैसे तो आपको क्या करना है, उसमें जो प्रैक्टिकल वैल्यू दी गई है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोज जॉन टेलर इफेक्ट, वो एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, उससे ज्यादा कुछ से नहीं। फाइन, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमें क्या पढ़ाना था, सिर्फ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ट्रांस इफेक्ट एंड जॉन टेलर इफेक्ट। Now what is remaining? Remaining thing is only one, and that is application of coordinate compound। वो आपको लर्न करनी है।
एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहाँ पे यूज होता है वो आपको यहाँ से जो मटेरियल दिया गया उसमें से भी लर्न करना है, एज वेल एज एनसीईआरटी में से भी लर्न करना है। और उसके बाद उसमें जो भी डाउट आएगा और मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा मुझे ऐड करवाना है, मैं आपको ऐड करवाऊंगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, कैसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई करना है। फाइन। वैसे तो मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करवा दिए, फिर से आपको जो मटेरियल दिया गया उसमें से आप एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करवाऊंगा। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, ये पढ़ना है और यहाँ पे आपका चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।